देखो यार, अगर आज का लेक्चर तुमने पूरा कंप्लीट देख लिया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो तुमको कम से कम नहीं तो एक से दो क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन लगातार आते हैं सेल बायोलॉजी में, वो क्वेश्चंस में तुमको करा रहा हूं, क्वेश्चन से करा रहा हूं, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, श्योर शॉट आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके सीडीएस के सपने को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीडीएस के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल वाला जो आइकन है ना, उसको दबा लो, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी आए, चाहे मैं हूं, चाहे विनीत सर हो, चाहे पीयूष सर हो, कोई भी किसी भी तरह की वीडियो डालता है यहाँ पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसको तुरंत के तुरंत फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप उसको 2x पर देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको 2x पर देख करके तुरंत के तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। बट आप जितनी वीडियोस आती हैं उनको पूरा जरूर देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ करके रखे हो, वो कॉन्सेप्ट अभी तक वीक हो गया हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई ना कर पा रहे हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर फॉर यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, तो मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में लग कर रहे हैं, ताकि आपके सीडीएस के सपने को पूरा किया जा सके और आपके सीडीएस के सपने को इतना मजबूत बनाया जा सके कि यस, आपके कंधों पर दो सितारे चमकने लगे और आपके पेरेंट्स के चेहरे पर और आपके पेरेंट्स की छाती बिल्कुल फूल जाए और ऐसा हो गया, यस ये बेटा मेरा है, प्राउड मोमेंट हो। ठीक है, चलो भाई देखो, देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें देख रहे हैं। देखो, हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं अभी अभी हमने देखा है सबसे पहले सेल वॉल के बारे में, और कुछ नहीं देखा हमने देखा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही बताया था मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। आज क्या देखने जा रहे हैं? देखो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसकी बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो बेटा सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अगर आप सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में देखते हैं तो बेटा यहां पर आपको देखने को मिलती है दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है क्या, एक होता है बेटा लिपिड, और एक क्या होता है बेटा, लिपिड के साथ में होता है प्रोटीन। क्या होता है बेटा? लिपिड के साथ में होता है प्रोटीन। अब लिपिड के साथ में प्रोटीन और इसी के साथ में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल भी। क्या देखने को आपको मिलेगा? आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। ठीक, ये सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा कॉम्पोजिशन था। इसके बाद आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह की अलग अलग थ्योरीज दी। बट जो मोस्ट प्रोबेबल है, या जिसको हम मानते हैं, या जिसको यूज किया जाता है मोस्टली, या जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो आती है आपकी क्या बेटा, ये आता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या आता है यहाँ पे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या बताता है हमें? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा किसने दिया था? ये दिया था दो साइंटिस्ट, एक का नाम है सिंगर और एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है निकोलसन। क्या नाम है? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा है? सिंगर और निकोलसन ने ये कहा है कि अगर आप देखते हैं तो क्या पाई जाती है बेटा, प्रोटीन बाइलिपिड लेयर पाई जाती है। बाइलिपिड लेयर कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको लिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिख रहे हैं, और ये बाई लेयर है। आप ऐसे समझिए, दो लेयर पाई जा रही है, बाई लेयर है यहाँ पे, और इसमें प्रोटीन दो तरह से पाई जा रही है। कैसे पाई जा रही है? एक पाई जा रही है प्रोटीन जो कहां पाई जा रही है बेटा, ये सरफेस पर पाई जा रही है। कहां पाई जा रही है? सरफेस पर पाई जा रही है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इस प्रोटीन को हम बोल रहे हैं पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं इसको? इसको हम बोल रहे हैं पेरीफेरल प्रोटीन, या इसको हम बोल रहे हैं कि ये कहां पाई जा रही है बेटा, ये पाई जा रही है पेरीफेरी पे। कहां पाई जा रही है? ये पाई जा रही है पेरीफेरी पे। और एक प्रोटीन पाई जा रही है जो अंदर एम्बेडेड फॉर्म में पाई जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक पाई जा रही है जो कैसे पाई जा रही है बेटा, ये पाई जा रही है आपकी एम्बेडेड फॉर्म में। और एम्बेडेड फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन धसी हुई पाई जा रही है। और अगर धसी हुई पाई जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्बेडेड प्रोटीन बोलेंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा,
अगर आप इसी एम्बेडेड प्रोटीन को बोलते हैं तो इसका एक और नाम दिया जाता है, इसको ही क्या नाम दिया जाता है, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं पेरीफेरी की, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? तो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपसे की है। क्या क्या बोला मैंने आपसे कि अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को दो चीजों से मिलकर के बनाया जाता है मोस्टली, और एक चीज जो है वो एडिशनल, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और लिपिड यहां पर पाई जाती है। देन आफ्टर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस मॉडल को क्या कहते हैं बेटा, हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले कौन थे बेटा, दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है सिंगर, एक का नाम है निकोलसन। और सिंगर और निकोलसन ने ये कॉन्सेप्ट देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो बेटा प्रोटीन कैसे यहाँ पर पाई जा रही है, पाई जा रही है एक पेरीफेरी पे पाई जा रही है, और एक कहां पाई जा रही है बेटा, धसी हुई पाई जा रही है, या हम बोल रहे हैं एम्बेडेड फॉर्म में पाई जा रही है। और जो एम्बेडेड फॉर्म में ये वाली प्रोटीन पाई जा रही है यहाँ पे, आप क्या बोलेंगे, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। जो आपकी सरफेस पर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। और यहां पर पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये पेरीफेरी पाई जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, याद करिए, हमने आपको एक चीज बताई थी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है। आपने देखा, अगर आप सेल के अंदर देख रहे हैं, आपने ऐसे सेल बनाया, यहां पर सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं तो आपको पूरे में क्या दिखेगा, पूरे में बेटा आपको फ्लूइड दिखता है। क्या दिखता है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पर फ्लूइड दिखता है। और जो फ्लूइड पाया जा रहा है, उसी फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। या अगर हम बोले साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब क्या होता है बेटा, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्म का मतलब होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, या हम बोलते हैं कि ये लिक्विड सब्सटेंस है। तो सेल के अंदर, इनसाइड सेल देयर इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक अपीयरेंस या जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात? अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो बेटा साइटोप्लाज्म के बाद कौन सी चीज आती है, साइटोप्लाज्म के बाद आती है एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखो यहां पर हम तुमको एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर आप इस वाले साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ में जोड़ देते हैं, अगर आप साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ में जोड़ देते हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए, अगर हम बोल रहे हैं यहां पे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जोड़ा जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। और अगर आप बोलते हैं यहां पे, क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो बेटा प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया है, बेटा इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे। एक आएंगे जिसका नाम है डुजार्डिन। कौन आता है, डुजार्डिन। अगर आप बोलेंगे डिस्कवर किया है, और अगर आप बोलेंगे यहाँ पे तो बेटा एक और आते हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जेई पुरकिंजे। कौन है बेटा, जेई पुरकिंजे। और जेई पुरकिंजे ने क्या किया है बेटा, जेई पुरकिंजे ने इसी को, प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला है बेटा, इसी को बोला है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बोला है, इसी को बोला है बेटा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। समझ में आ गई बात मेरी, कोई दिक्कत है इसमें? मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया है, डुजार्डिन ने। और अगर आप प्रोटोप्लाज्म को ही देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसको कहने वाले कौन थे बेटा, इसको कहने वाले थे आपके जेई पुरकिंजे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। देखो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया हमारा। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया, मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बाद प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो क्या बात करते हैं भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ठीक। कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। और अगर बेहतरीन तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, अगर हम बेहतरीन तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेते हैं,
तुम्हारे सीडीएस के सपने को भाई कोई नहीं रोक सकता। तुम सीडीएस क्वालिफाई भी करोगे, तुम आईएमए, आईएनए, एएफए जहां जाना चाहोगे वहां तुमको आराम से सिलेक्शन मिलेगा और बेहतरीन तरीके से तुम, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे सर एएफए जाना है और मुझे फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। बेटा बिल्कुल बन सकते हैं आप, ठीक। और आप देखते हैं भाई जितनी भी चीजें तुम, पता है अगर तूने माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये काम करना है, तुम्हें रोकने वाला ही कोई नहीं है, ठीक। उसी चीज को लेकर के आगे बात करेंगे हम लोग, बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे बात हम लोग करते जाएंगे। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। अभी मैंने किसकी बात की थी बेटा, अभी मैंने बात स्टार्ट की है एक बहुत बेहतरीन चीज की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। रुक जाओ भाई एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अरे यार ये कैसे आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ भैया, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। अब समझो न्यूक्लियस का मतलब क्या है। भाई देखो न्यूक्लियस के बारे में अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस आपको क्या चीज बताता है, न्यूक्लियस आपको क्या चीज बताता है, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातें करेंगे हम लोग। देखो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है बेटा, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है। अगर हम तुमसे बोलेंगे तो मैं ऐसे याद करो कि न्यूक्लियस का कलर क्या होता है, न्यूक्लियस का कलर जो होता है वो होता है ब्राउन। क्या होता है, न्यूक्लियस का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, ठीक। सर सुनने में तो लग रहा है कि आप ये क्या ही बता रहे हैं, न्यूक्लियस का कलर ब्राउन कहां से, ये कैसे बता दिया आपने। नहीं, याद करने का तरीका है क्या है, तुमसे कोई पूछे न्यूक्लियस का कलर क्या होता है, तुम बताना ब्राउन होता है। और याद तुमको ऐसे हो जाएगा कि न्यूक्लियस का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन नहीं होता है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका क्या नाम है बेटा, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस का कलर कैसा है बेटा, न्यूक्लियस का कलर है ब्राउन। और ब्राउन नहीं है, न्यूक्लियस का कलर ब्राउन नहीं है, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को हम हटा देते हैं यहां से ताकि आपको किसी भी तरह कंफ्यूजन ना हो। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया बेटा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। अब समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और प्यार से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और इस पेन से लिख के देखते हैं हम लोग, यार ये तो बहुत खतरनाक सा पेन लग रहा है, लो इसी से लिख के देखते हैं, ठीक है। जिससे लिख रहे थे हम लोग उसी से लिखते हैं, ठीक। अब देखो क्या बात करें, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। देखो अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है। देखो भाई यहाँ पे हमने एक बना दिया ऐसे गोला, गोला बड़ा गंदा सा बना है हमारा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम छोटा सा गोला बनाते हैं, ठीक है। एक गोला ये बनाते हैं और एक गोला क्या करते हैं हम लोग बेटा, एक गोला हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको इधर साइड से जोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम इसको इधर साइड में लेकर के आते हैं यहाँ पर और ये ऐसे जोड़ देते हैं। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर के आ रहे हैं, यहां से लेके आ रहे हैं और इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर से क्या कर रहे हैं, हम यहां से लेकर के आ रहे हैं और इसको हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब समझना, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और मेरी बात को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। और इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे, ठीक। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए आप, क्या आपको बेहतरीन सा स्ट्रक्चर लग रहा है, और बेहतरीन से स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं भाई। देखो सबसे बाहर क्या है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, सबसे बाहर पाया जा रहा है मेम्ब्रेन। क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगी, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो भैया ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भैया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही बात। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात देखोगे तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई है, इनर मेम्ब्रेन हो गई। मतलब ये क्या है, अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये कैसा है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है बेटा, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस है। मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन पाई जा रही है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या बात कर रहा है, अगर आप इसके बाद देखते हैं तो यहां पर क्या पाया जाता है बेटा, आपको इस तरह से, 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 पूरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरे में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो घूमा हुआ है, पूरे में लिपटा हुआ पाया जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। क्या है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है बेटा, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन
थ्रेड। समझ में आ गई मेरी बात? क्या मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई? अब देखो क्या बात कर रहे हैं। अगर हमने बोला यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड पाया जा रहा है, तो क्रोमैटिन थ्रेड के पास में तुमको देखने को मिलेगा, रुको यार कलर और चेंज कर लेते हैं, इससे लिखते हैं, ठीक। तुमको क्या देखने को मिलेगा? तुमको देखने को मिलेगा ये इस तरह से कि यहां पर पाया जाता है बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर, जो ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर तुमको यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक। और ये डॉटेड स्ट्रक्चर भाई कुछ नहीं है, यहां पर तुमको देखने को मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप बोलेंगे तो बेटा इसमें ही क्या पाए जाएंगे? इसमें छोटे छोटे यहां पर पाए जा रहे हैं पोर्स। क्या पाए जा रहे हैं? छोटे छोटे पाए जा रहे हैं पोर्स। और उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। भाई मेरी बात को बहुत प्यार समझना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? सबसे बाहर भैया पाया जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसके बाद आपको क्रोमैटिन थ्रेड देखने को मिल रहा है, भैया यहाँ पे न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है, यहां पर भैया न्यूक्लियोपोर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है यहाँ पे, और वो इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है उसको हम क्या बोलेंगे? ये देखो यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, पूरे में हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ये देखो बिंदी 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 बिंदी, है ना? तो बेटा ये जो बिंदी बिंदी बनी है ये और कुछ नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? और इसी पेन से लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखो भाई सारी चीजें तुमको समझ में आ गई और बेहतरीन स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बन के तैयार हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे? सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं भैया, बिल्कुल समझ में आ रही बात। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यहां पर आप देख रहे हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, कौन सा? क्रोमैटिन थ्रेड पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोपोर पाया जा रहा है, भैया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही बात। यहां पर देख रहे हैं आप न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है? भैया न्यूक्लियोलस है, ये भी समझ में आ रही बात। भैया अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आई बात? अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, प्यार समझना, सारी बातें समझ में आएंगी। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे भाई? समझना इस बात को। डबल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या? आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या देखने को आपको मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर अब समझो यहाँ पे, अब मेन बात आती है बेटा, अगर आप क्रोमैटिन थ्रेड को देखते हो, किसको देखते हो? अगर आप क्रोमैटिन थ्रेड को देखते हो तो भाई देखो यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड लाइक पाया जा रहा है, मतलब थ्रेड जैसा अपीयरेंस है, पूरे में ऐसे घूमा हुआ पाया जा रहा है। अब ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस या क्रोमैटिन थ्रेड बेटा ये बना होता है दो चीजों से। और किन किन चीजों से बना होता है? एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। अब समझो यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। भाई डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को आप देखेंगे तो डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, अब मेन खेल शुरू होने वाला है। अगर आप डीएनए को देखते हैं बेटा तो डीएनए जो होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई बात? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैसे पाया जाता है? भाई आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे पाया जाएगा। भैया बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसे पाया जाएगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर पे भी हम नहीं जाते हैं, क्यों? जेनेटिक्स में हम अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है, और इसके साथ में क्या पाया जाता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, डीएनए जो होता है वो क्या होता है बेटा? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या होता है? डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। और इन कंपैरिजन अगर आप देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज होती है, या हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पाई जा रही है। अब समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, फिर से क्या बोल रहा हूं मैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो कैसे मिल जाएंगे? ये डीएनए मैंने बना दिया, और हिस्टोन प्रोटीन कैसे पाई जा रही है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन जो पाई जा रही है वो यहां पर पाई जा रही है। समझ में आ रही बात?
और हिस्टोन प्रोटीन जो पाई जा रही है बेटा, याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, ये ऑक्टामर प्रोटीन होती है। कैसी होती है, ये ऑक्टामर प्रोटीन होती है। और ऑक्टामर प्रोटीन कहने का मतलब क्या है, ऑक्टामर प्रोटीन कहने का मतलब है, ऑक्टा मतलब 8 और मर का मतलब क्या होता है बेटा, मर का मतलब होता है यूनिट। तो 8 यूनिट पाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ऑक्टामर कहने का मतलब है ऑक्टा मतलब 8, मर मतलब मर जाओ, 8 बार मर जाओ तो ऑक्टामर हो गया। ऑक्टामर कहने का मतलब क्या है कि 8 यूनिट पाई जाएंगी। समझ में आ गई बात? अब समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। ऑक्टामर प्रोटीन हो गई। ऑक्टामर प्रोटीन कहां पाई जा रही है, यहां पाई जा रही है। अब जब आपका सेल डिवीजन होता है, कब होता है बेटा, जब आपका सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन कहने का मतलब दो तरह के, एक होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, और एक क्या आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस या मियोसिस के दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यही वाले क्रोमैटिन थ्रेड क्या कर जाते हैं बेटा, यही वाले क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं। और कंडेंस करके क्या बनाते हैं बेटा, यही वाले क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस करके बनाते हैं क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, यही वाले क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्या बनाते हैं बेटा, क्रोमोसोम बनाते हैं। और याद रखिएगा कि यही क्रोमोसोम आगे जाकर के बेटा यही ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और जब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे तो हम क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब समझिए यहां पर एक चीज और, कि अगर आप बात कर रहे हैं इस वाले डीएनए की, तो बेटा याद रखिएगा डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रेच जो है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, उन्हीं को नाम दिया जाता है जीन। क्या नाम दिया जाता है इनको, इनको नाम दिया जाता है जीन। और यही जीन होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जीन जो होंगे ये आपके इनहेरिटेबल होते हैं, या हम बोलते हैं कि आप बोलते हैं ये हेरिटेबल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। समझ में आ रही बात? ये हेरिटेबल इन नेचर होते हैं, मतलब ये हेरिडिटी कैरेक्टर शो करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? और एक चीज और याद रखिएगा जीन के बारे में, कि जीन जो होता है वो हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन जो होता है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, फॉर एवरी, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर एवरी कैरेक्टर वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल, वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल। तो बेटा हर जीन जो होगा वो हर एक कैरेक्टर को बनाने का काम करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द अगर हो तुरंत बताइए, फिर तुरंत बताइए बेटा। चलिए भैया पानी पीते रहेंगे और उसके बाद बात करते रहेंगे। क्या मेरी ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? भाई देखो बातों बातों में मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बता दी हैं यहाँ पे। तुरंत देखो, क्या हट जाए स्क्रीन से, लो एक बार हट गए भाई स्क्रीन से, तुरंत स्क्रीनशॉट लो इसका और बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग बातें करते जाएंगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर से भाई बहुत ध्यान समझेंगे मेरी बात को, बहुत प्यार समझेंगे मेरी बात। न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया आपका, न्यूक्लियस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं तो यहीं पर देख लीजिए एक चीज और, कि अगर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कितने तरह के होते हैं, देखो यहीं पे देख लो और यहीं पर इसको खत्म कर लो। अगर आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या होता है बेटा? एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, और एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम की आप बात करेंगे तो ऑटोसोम जो होता है ये हमारी बॉडी में, भाई सिंपल सी बात हम बोलेंगे कि ऑटोसोम हमारी बॉडी में क्या काम करता है। हमारी बॉडी में जो हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब एन इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल, उसको छोड़ करके हमारी बॉडी में जितने कैरेक्टर हैं एक्सेप्ट सेक्सुअलिटी, जितने कैरेक्टर हैं उन सब को बनाने का काम कौन करता है? आपका ऑटोसोम करता है। अगर हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें 22 पेयर जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा? अगर उसमें 22 पेयर आप देखेंगे तो 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। एंड इन कंपैरिजन आप देखेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? तो सेक्स क्रोमोसोम आपको 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? तो एक पेयर क्या देखने को मिलेगा आपको? सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ऑटोसोम आपको कितने देखने को मिलेंगे? 22 पेयर। मतलब कहने का यह है कि अगर आप इस सेक्स क्रोमोसोम में देखेंगे तो यहां पर ही बेटा आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक पेयर अगर आप XX देखते हैं तो XX किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फीमेल को। और अगर यहीं पर हम बोलेंगे XX ना पाया जा करके क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है।
तो ये क्या होता है बेटा, ये आपको रिप्रेजेंट करता है मेल को। समझ में आ गई बात? हम फिर से बोल रहे हैं आपसे कि अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। और अगर आप मेल की बात करेंगे तो मेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम। अगर आप बोलेंगे आपकी बॉडी में, तो अब देखो यहां पे दो तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सिंपल सी बात हम बोलते हैं, वैसे ये रिप्रोडक्शन की बात है बट यहीं पर समझ लीजिए इसको। अगर हम बोलते हैं कि क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा कि मेल वाला जो है भाई, मेल वाला कैरेक्टर जो होता है या मेल में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, यही वाला क्रोमोसोम आगे जा करके सेक्स का डिटरमिनेशन करता है। क्या करता है बेटा, यही वाला क्रोमोसोम आगे जा करके सेक्स का डिटरमिनेशन करता है। और सेक्स का डिटरमिनेशन करने का मतलब क्या है, सेक्स का डिटरमिनेशन करने का मतलब ये है कि यही वाला क्रोमोसोम आगे जाएगा तो ये डिसाइड करेगा वेदर एन इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। अब यहां पर हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं भाई, सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं, अगर यहां पर वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तब तो यहां पे इंडिविजुअल मेल होगा। बट अगर ये ट्रांसफर नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल जो होगा वो फीमेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब इस बात के बारे आगे बात करें फिर। ये आपका क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। वेरी गुड, न्यूक्लियस हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस खत्म करने के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, आराम आराम से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है उसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। भैया ये बात बताना भूल गए थे, इस बात को लिख लीजिएगा वहां पे। आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत प्यार सुनिए, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बट अगर आप लगातार लग करके पढ़ाई करते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। बट अगर आपको ये है कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया है और उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए फिर आपका सीडीएस का सपना जो है वो भूल जाइए आप। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो भाई आप लग करके पूरी वीडियो देखिए, पूरा आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे भाई, जो पेड बैच होता है ना उसमें भी इतना नहीं बताते हैं लोग, है ना, जितना तुमको बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो परेशान नहीं होना है, सारी बातें देखते जानी है यहाँ पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आप बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम सिंपल सी बात बोलेंगे, किसने डिस्कवर किया बेटा, इसको डिस्कवर करने वाले हैं सर अल्टमान। कौन है बेटा यहाँ पे, इनको डिस्कवर करने वाले जो है वो कौन है बेटा, इसको डिस्कवर करने वाले हैं अल्टमान। कौन है बेटा, अल्टमान, ठीक। अल्टमान ने डिस्कवर कर दिया इसको। अब अल्टमान ने डिस्कवर कर दिया, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद तुमको देखने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम अगर देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे यहाँ पे भाई, याद रखिएगा कि ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता है ये आपको प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा, ओनली आपको देखने को मिलता है यूकैरियोट में। कहां देखने को आपको मिलता है, ओनली एंड ओनली आपको यूकैरियोट में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है। फिर से हम बोलते हैं कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा। देखिए स्ट्रक्चर जो पाया जाएगा वो कैसे पाया जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरह से पाया जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ये बना दीजिए, यहाँ पर ये बना दीजिए, गड़बड़ हो गया देखो, यहाँ पर ऐसे करो यार, ये इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ और इसको इधर लेकर के आओ। वेरी गुड, क्या बात है, इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ, इसको ऐसे लेकर के आओ। समझ में आ गई बात, गर्म पानी दीजिएगा, अच्छा गर्म है, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा बेटा कि यहां पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो यहां पर ये ऐसे बना दिया हमने, यहां पर हमने क्या किया, ऐसे बना दिया, यहां पर हमने ऐसे बना दिया, यहां पर हमने ऐसे बना दिया, यहां पर हमने ऐसे बना दिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो यहां पर इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक। और उसके अलावा आप बोलेंगे यहाँ पे तो आपको कैसे देखने को मिलता है बेटा, एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जो पूरे में क्या पाई जाती है बेटा, बिंदी 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 ऐसे पाई जाती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी।
अगर तुम देख रहे हो तो बेटा ये क्या हो गई, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई बेटा, ये हो गई तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसको देखेंगे तो ये वाली क्या हो गई बेटा, ये वाली हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गई बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब समझो इस बात को बहुत ध्यान से, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। जैसे आपने देखा वहां पे, कहां पे आपने देखा, जैसे आपने देखा था साइटोप्लाज्म, जैसे आपने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म, वैसे यहां क्या पाया जाएगा बेटा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। मैट्रिक्स के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर साइड में फोल्ड हो जा रही है, और ये फोल्ड होकर के ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। वैसे मैं बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्रिस्टी है, अब तो मेरी शादी हो गई तो मैं गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बोलूंगा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है बेटा, ये क्रिस्टी है जो इनर फोल्डिंग बनाती है, या हम बोलते हैं कि इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। क्या पाया जाता है यहाँ पे, यहाँ पर पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। सेम एज इट इज आप बोलेंगे यहाँ पे, बस इतनी बात है। अरे यार एक बचा हुआ है अभी, देखो यहाँ पर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। बेटा F1 पार्टिकल बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है, इसी को नाम दिया जाता है ऑक्सीसोम। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। देखो गड़बड़ा दिया, गड़बड़ हो गई इस पहले, रुक जाओ एक मिनट। अरे यार ऐसे हटाना पड़ेगा क्या, ये बहुत तेजी से हटा दिया मैंने, देखो खतरनाक तरीके से। ठीक है, क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। समझ में आ रही बात। या इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसी को नाम दिया जाता है फर्नांडीज। क्या नाम देते हैं, फर्नांडीज मोरान पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं फर्नांडीज मोरान पार्टिकल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई बात। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चाहे आप इसको नाम दे दीजिए क्या, F1 पार्टिकल बोल दीजिए, चाहे आप इसको ऑक्सीसोम बोल दीजिए, चाहे आप इसको फर्नांडेज मोरान पार्टिकल बोल दीजिए। अब समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्या चीज, कि हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, हम क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई हम सिंपल सी बात बोलते हैं आपसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां पर क्या बनती है बेटा, यहां पर बनती है एनर्जी। क्या बनती है यहाँ पे, यहां पर बनती है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे बनेगी, हाउ एनर्जी इज फॉर्म, तो यहां पर आपको एनर्जी देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या देखने को आपको मिलती है, एटीपी। और याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझो इस बात को बहुत ध्यान से कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी की आप बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, सिंपल सी बात, एटीपी बोलते हैं। अब एटीपी को आप बोलेंगे तो एटीपी को ही एक और नाम भी दिया जाता है, मेरे मुंह से निकल गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो याद रखिएगा जो ऊर्जा की मुद्रा है या एनर्जी करेंसी है वो कौन है बेटा, वो आपकी एटीपी पाई जाती है। ठीक, अब एटीपी जो बनेगी यहां पे, एटीपी का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है किस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आप इस वर्ड की बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन की, तो बेटा फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप एडीपी और उसमें आईपी जोड़ देंगे। मतलब एडीपी क्या है बेटा, एडीपी है आपका एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब आप जोड़ देंगे क्या, जब आप जोड़ देंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या जोड़ देंगे आप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जैसे ही आप एडीपी में आईपी जोड़ेंगे या आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देंगे, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ गई बात। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। समझ में आई नहीं आई मेरी बात, क्या मेरी बात में कोई भी दिक्कत है आपको। और एक बात और जानिएगा
कि जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है बेटा, ये होता कहाँ है एग्जैक्टली? ये आपका होता है यही वाली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी। समझ में आ गई बात मेरी? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? तो भाई देखो, यहां तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली आज। हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, हमने न्यूक्लियस के बारे में पूरा देख लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा देख लिया। मतलब 3 मेजर चीजें हम लोग आज के लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही 1-2 लेक्चर आपके और होंगे जिसमें कि आपके सेल बायोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बस बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय